मौजूदा सियासी सूरत हाल और सोशल मीडिया का बेपना इस्तेमाल लोगों का ब्लड प्रेशर जो है वो हाई करने लगा है। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में आने वाला हर तीसरा मरीज हाइपरटेंशन का शिकार हो रहा है। अब ऐसा क्यों है, रिधा सिंधु की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देन इस पे हम बात करेंगे। सोशल मीडिया का बुखार, नौजवान पड़ने लगे बीमार। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ज़ेरे इलाज इमरान को दिन रात मोबाइल फ़ोन पर सोशल मीडिया का चस्का दिल के मर्ज में मुब्तला कर गया। मैं मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ करता था। अक्सर औक़ात तो ये होता था कि सुबह के 3-4 बज जाते, उसकी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे सर में दर्द, पट्ठों में खिंचाव, नींद जो थी वो रात को तकरीबन ख़त्म हो गई। मुझे नींद की टैबलेट इस्तेमाल करनी पड़ती थी। अकेला इमरान ही नहीं, कार्डियोलॉजी में आने वाला हर तीसरा मरीज ज़हनी दबाव के बाइस ब्लड प्रेशर का शिकार है। हमारे मुल्क में तकरीबन 40 साल से ऊपर हर तीसरा बंदा हाइपरटेंशन का शिकार है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। लोगों का सोशल मीडिया पे, कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप्स पे बैठे रहना, सिगरेट नोशी का इस्तेमाल करना जो कि हार्ट अटैक का बाइस बनता है और बुलंद फिशार खून का बाइस बनता है। अस्पताल के आदाद शुमार के मुताबिक कमसिन बच्चों में भी ब्लड प्रेशर की शरह 18% तक पहुँच गई है। हाइपरटेंशन एक खामोश कातिल है और मोबाइल का बेजा इस्तेमाल आपको इस मर्ज का शिकार बना सकता है। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ रिधा सिंधु, समा, फैसलाबाद। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन ये कब राई पहाड़ बन जाती है हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद हामिद सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया इस बहुत ही अहम मौजू पे हमसे गुफ्तगू करने के लिए। अब ये बाकी जो सिम्टम्स आ रही हैं, बाकी जो इसकी रीज़न्स आ रही हैं वो तो एक जगह, ये मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ये किस तरह ब्लड प्रेशर में इजाफे का बाइस बन रहा है? मोबाइल फ़ोन का बेजा इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर में डेफिनेटली इजाफा हो जाता है। इसकी वजह यह है कि एक तो सोशल मीडिया के आने के बाद लोग अपना ज़्यादा वक्त एक्सरसाइज की बजाय बैठने के ऊपर स्पेंड करना शुरू कर दिया। ज़्यादा वक्त बैठने से मोटापा और फिर जो मेंटल स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, जहनी दबाव आने लग जाता है, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय होने की वजह से, तो आपको उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ख़ासतौर पे जिन लोगों का ब्लड प्रेशर पहले ही ज़्यादा हो, जब वो बात करना शुरू करते हैं, ख़ासतौर पर जब ज़हनी दबाव में आकर बात करते हैं, तो उस वक्त 10 डिग्री तक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जो अगले कई मिनट तक बढ़ा रहता है। सही है। इसी तरह बच्चों के अंदर जो 14 घंटे से ज़्यादा एक हफ्ते के अंदर अपना टाइम सोशल मीडिया पर गुजारते हैं, उनका ब्लड प्रेशर दूसरे बच्चों की निस्बत बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसका बेजा इस्तेमाल हमारे मुआशरे के अंदर न सिर्फ जहनी दबाव के वजह बन रहा है, बल्कि इसके साथ लोगों का ब्लड प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो गया। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने बच्चों का भी जिक्र किया, आगे आने वाले वक्त में इसका इस्तेमाल तो मजीद बढ़ता चला जा रहा है, यानी दिन पर दिन ये इस्तेमाल में ज़्यादा आ रहा है, कम होने के बजाय ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो तब सिचुएशन को हम कैसे कंट्रोल करेंगे? लाइक बच्चे हैं, फिर नौजवान हमारी नस्ल है, फिर हमारे अगर सीनियर सिटीजन्स की मैं बात करूँ तो वो भी यकीनन मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, वीडियोज़ देख ली, अपने प्यारों से बात कर ली, या वक्त गुजारी के लिए तफरीह के तौर पे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर लिया, तो ये कैसे चीज़ें कंट्रोल में आएंगी? तो मज़ीद वर्स्ट होती जाएंगी। जी, ये वक्त आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। इसका वक्त के साथ साथ इसका वर्ष होना शुरू हो गया है। लोगों का, इवन जो बुजुर्ग लोग थे जो पहले टीवी कम देखते थे, अब ज़्यादा वक्त उनका भी मोबाइल पे गुजरता है। तो लोगों को ये बताने की ज़रूरत है, जिस तरह अभी भी मगरबी दुनिया में किताब को पढ़ना अच्छा समझा जाता है, हमें अपना रिश्ता किताब के साथ जोड़ना पड़ेगा। गैर ज़रूरी तौर पर सोशल मीडिया पे हर बंदे की राय को जानना ज़रूरी नहीं होता और उसके जवाब देना भी ज़रूरी नहीं होता। हर बंदे की एक अपनी राय है और उसका राय रखना अपना हक है। तो आप गैर ज़रूरी तौर पर जब मोबाइल में सोशल मीडिया यूज़ करना शुरू कर देंगे तो फिर आपको डेफिनेटली दूसरे लोगों की राय की वजह से तकलीफ होना शुरू हो जाती है, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर एक जिम्मेदारी है जो कि बहुत से लोग अदा कर रहे हैं कि आपको एक दिन में कितनी देर इससे इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह लोगों को बाकायदा एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना, वर्जिश करें ताकि मेंटली रिलैक्स हों। खाने पीने के अंदर ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना करें, अगर आप बैठे हैं और आप ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जैसे ये फ्राइज़ हो गए या ये ब्रोस्ट या ये इस तरह की चीज़ों के साथ ना सिर्फ आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा बल्कि आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ है
कि गैर ज़रूरी तौर पे लोगों के साथ बहस करना, बल्कि कुरान की एक आयत है जो अहले जहन्नम कहेंगे वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन, कि हम हर फजूल बहस करने वाले के साथ बैठकर बहस किया करते थे। अपना वक्त बहस में ज़ाया करने की बजाय किताब पढ़ें, डॉक्टर साहब ये आपने जाहिर सी बात है करें दुनिया के बारे में। ये जो आपने बात कर दी है ना, मैं इससे अपना अगला सवाल कनेक्ट कर देता हूँ। ये खामखा की बहस हर चीज़ में वो कहते हैं ना कि क्वैक बन के घुस जाना, नीम हकीम और ख़तरा जान, तो इससे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। और आपने बड़ी अच्छी ये बात की कि आपको हर चीज़ में बहस और मुबाहिसे की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके का कंटेंट हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, गो के वो व्हाट्सएप हो, हाँ वो फेसबुक हो या फिर कहीं भी हो, वो भी अगर वो हमारी पसंद का है तो हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। अगर हमारी पसंद का नहीं है, वो हमारे पॉलिटिकल व्यूज़ से निराफ कर रहा है, वो हमारे रिलीजियस व्यूज़ से निराफ कर रहा है, किसी भी तरीके से, तो उसका भी असर हमारे ऊपर इतना पड़ता है कि हम अंदर ही अंदर खौल रहे होते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, अब जाहिर सी बात है हम इससे तो बहस कर नहीं सकते मोबाइल से, अंदर ही अंदर हम उस लावे को पका रहे होते हैं और फिर वो लावा डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम वो कहीं स्पीक आउट नहीं कर सकते, अपने अंदर रखते हुए अपने आप को ही हम खराब कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल, और इख्तिलाफ राय की वजह से हम अपने प्यारों से भी दूर होना शुरू हो गए। अभी तक हम लोग ज़हनी तौर पे इतने बालिग नहीं हो सके कि ये समझ सके कि आज़ादी राय का हक हर शख्स को हासिल है। इसके अलावा जो अहम चीज़ है कि किताब के साथ हमारा रिश्ता टूट गया है, हमें पढ़ने की ज़रूरत है। हमारा कुरान की किताब का पहला लफ्ज़ ही इकरा है, मुसलमानों को पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। इसके अलावा हमें यह भी ख्याल करना चाहिए कि खुद मोबाइल फ़ोन जब हमने आराम करना हो साइलेंट पे कर दें, ऑफ़ कर दें। नमाज पढ़ने जाएं तो मोबाइल फ़ोन को ऑफ़ करें या साइलेंट के ऊपर लगा कर रखें। और अगर हमें बहुत ज़रूरी है, अब तो इतनी सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं, हम वॉइस मैसेज कर दें किसी शख्स को कि जब उसके पास वक्त वो उठकर वो वॉइस मैसेज सुन ले, हमें रिस्पॉन्ड कर दे। सही। तो ख़ास तौर पे हमें ख्याल करना चाहिए कि जब आराम का वक्त, जिस तरह ज़ोहर के बाद का टाइम या रात के जो बहुत पिछले पहर का टाइम होता है, उस वक्त किसी बंदे को फ़ोन ना करें, या करना है तो मैसेज कर दें। ठीक है, बहुत हमारे प्यारे लोग होते हैं, कुछ लोग जिम्मेदार होते हैं, उस हर बात का जवाब देना ज़रूरी भी समझते हैं, लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम किसी शख्स की ज़ाती ज़िंदगी का भी ख्याल रखें। जब तक हम एक दूसरे की ज़ाती ज़िंदगी का ख्याल नहीं रखेंगे, हमारे खूबसूरत मुआशरा नहीं बन सकता। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आपकी एक्सपर्टीज़ है, प्लीज़ जो देखने वाले स्पेशली जो पेरेंट्स हैं उनकी आसानी के लिए बताएगा कि एक बच्चे के लिए स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए, एक एडल्ट के लिए स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए, या जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं जैसे हमारी प्यारी दादी होती हैं, नानी होती हैं, हमारी माँ होती है, हमारे अब्बा हैं, उनके लिए स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए कि ना आप उससे एक्सीड करें और ना आप मेंटली डिप्रेशन में जाएं? देखिए, जो स्टडीज़ हैं वो यही हैं कि अगर एक बच्चा 14 घंटे से ज़्यादा टाइम अपना सोशल मीडिया या मोबाइल पर गुजारता है तो उसका ब्लड प्रेशर, उसकी डेली एक्टिविटीज़ इफेक्ट और उसकी पढ़ाई इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि बच्चों को 15-20 मिनट से लेकर आधे घंटे से ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, और बड़े भी कोशिश करें कि इससे ज़्यादा टाइम ना फ़ोन के ऊपर इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया का इससे ज़्यादा इस्तेमाल, क्योंकि जब वो 14-15 घंटे एक हफ्ते से ज़्यादा होना शुरू होगा तो आपकी ज़ाती ज़िंदगी और आपकी सोशल लाइफ को इफेक्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। और अगेन वही बात, अगर आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल कम करेंगे तो यकीनन आपके बच्चे हैं या आपके घर में दीगर लोग हैं वो भी मोबाइल का इस्तेमाल उतना ज़्यादा नहीं करेंगे। फैसल, जैसे मैं अपने घर में देखती हूँ कि जैसे मेरा बेटा ना, अगर मैं मोबाइल इस्तेमाल करूँगी, ही इज़ जस्ट 5 months माशाल्लाह, तो वो क्या करता है, वो पकड़ने की कोशिश करता है, वो लाइट उसको अट्रैक्ट करती है। तो आप ये रूल बनाएं कि मियाँ बीवी जब घर में हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मोबाइल को साइड पर रख दें, बच्चों को टाइम दें। इससे आप बहुत सारी चीज़ों से बचेंगे, स्पेशली डिप्रेशन, आंखों के मसलों से। तरक्की याफ्ता ममालिक में वहाँ के स्कूल से लेके यूनिवर्सिटीज़ और दफातर में भी एक टाइम बैंड होता है। पहली तो ये कि एज बैंड है कि इतनी उम्र के बच्चों को आप मोबाइल नहीं दे सकते और इतनी उम्र के बच्चों को आप मोबाइल या लैपटॉप या फिर टैब्स दे सकते हैं। उसके बाद जो है फिर वो ये सूरत हाल वहाँ पे ठीक रहती है। हम इस तरह की पॉलिसीज़ कैसे लाएंगे? क्या सिर्फ ये गुफ्तगू कर लेना काफ़ी है या फिर इस पे जो हुक्काम बाला हैं उनको बैठ के सोचना चाहिए कि वैसे ही हमारे मुल्क में जो सूरत हाल इतनी ख़राब है और क्या अब हम अपने लोगों को एक अच्छी चीज़ के इस्तेमाल
करने के बजाय उस अच्छी चीज़, अच्छी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके अपने आप को जो है वो ब्लड प्रेशर का मरीज बना लेंगे, सोचना पड़ेगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर ऐड करना चाहूँगी। एक्चुअली ये अब हमने एक ट्रेंड बना दी कि मोबाइल इस्तेमाल करना है अपने टिकटॉक देखने के लिए, इंस्टाग्राम यूज़ करने के लिए, सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करने के लिए। मोबाइल को आप इस्तेमाल करें अच्छे कंटेंट के लिए, मोबाइल को आप इस्तेमाल करें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, मोबाइल को आप इस्तेमाल करें दूसरों को हेल्प आउट करने के लिए। एग्जैक्टली, अर्निंग के लिए आप अपना मोबाइल इस्तेमाल करें। अगर आप पूरी रात मोबाइल में लगे रहेंगे तो यकीन करें, वो कहते हैं ना कि रात भर की जागी आंखें क्लास में क्या पढ़ती होंगी या शो में क्या बातें करती होंगी। तो पढ़ लिया है, रात भर पढ़ लिया उसमें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने क्या पढ़ा? है 18 मई। हर साल ये दिन अजायब घरों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को हर साल किसी न किसी थीम के साथ रिलेट किया जाता है। इस साल की थीम है द पावर ऑफ म्यूजियम, और आई थिंक अगर ये जो थीम है से हम अगर फैसल अंदाज़ा लगाएं तो जो म्यूजियम को मसाइल होते हैं, जो मुश्किलात होती हैं, आई थिंक उसका अहाता किया जाता है पाकिस्तान में सिर्फ। अच्छा, बाकी पूरी दुनिया में किस तरीके से मामला चलाए जाते हैं, पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है, हमारे नुमाइंदे खुसूसी रेहान अहमद ने निशानदेही की है अपनी रिपोर्ट में, आपको दिखाते हैं। नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद इस अंदाज के इदारों में एक इनफरादी मुकाम का हामिल है। इस म्यूजियम में मजमूई तौर पर 12 गैलरियां मौजूद हैं जो हमारे खित्ते की तारीख के मुख्तलिफ अदवार की बेशकीमत अशिया अपने अंदर छुपाए हुए हैं। म्यूजियम में मौजूद गंधारा आर्ट गैलरी गंधारा तहजीब की आईनादार है। गंधारा तहजीब पाकिस्तान के शुमाली इलाकों से ताल्लुक़ रखती है। इस तहजीब के निशान हमें पहली सदी ईस्वी से लेकर 5वीं सदी ईस्वी तक मिलते हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद शुमाली इलाकों से बुद्ध मत के पैरोकारों के बनाए हुए जो नादिर फनपारे मिले थे, उनकी बड़ी तादाद इस गैलरी में नजर आती है। इनमें से हर फनपारा अपने बनाने वालों की जहानत और महारत का अक्कास है। अजायब घर हमारे आज और आने वाले कल के लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि अजायब घर आज के इंसानों को माजी का अक्स दिखाकर मुस्तकबिल की सोच देते हैं। हमारे लिए ज़रूरी है कि अपने बच्चों को अजायब घरों की अहमियत से आगाह करें। कैमरामैन इम्तियाज़ अली के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। चलें जी, आगे बढ़ते हैं और अब आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे टैलेंटेड तालिब इल्म से जिन्होंने नाबीना अफराद की मुश्किल कर दी है आसान। इन्होंने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जो नाबीना अफराद के लिए आंखों का काम करेगी। बिल्कुल, और इस डिवाइस को इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये ख्याल इन्हें कैसे आया और नाम क्या है इसका, इन्हीं से जानते हैं। अली मोहम्मद हमज़ा खान हमारे साथ मौजूद। अभी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? अच्छा, हमज़ा ये मुझे बताएं कि कैसे ख्याल आया ये डिवाइस बनाने का और कितने अरसे में बनाई आपने ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। बेसिकली ये पिछले साल की मतलब बात है, जब रमज़ान का महीना था तो उन दिनों में मैं जब नमाज़ पढ़ने जाया करता था तो एक ब्लाइंड पर्सन थे और उनके साथ एक रिलेटिव आते थे, मे भी उनके सन थे, तो वो उन्हें असिस्ट करते थे, ले जाते थे। फिर पाँच नमाज़ों के बाद घर ले जाना, तिलावत कुरान। तो मुझे एक रियलाइज़ हुआ, एक फ़ीलिंग आई कि यार मतलब ये किस तरह कितना मुश्किल हो जाता है एक बंदे के लिए कि वो कि असिस्टेंट उसको ज़रूरत है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में इसी को ही लाया जाए। तो फिर मैंने जब सोचा तो मैंने एक ऐसा चीज़ मेरे जहन में आई कि क्यों ना एक ऐसी डिवाइस बनाई जाए जो हैंग किया जाए और उसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आए, कोई भी ऑब्स्टिकल आए तो वो उसे डिटेक्ट करके वॉइस फीडबैक पे बता सकते। अच्छा, ये आपने लास्ट मंथ यानी रमज़ान में ये सोचा और इसको बनाने में मतलब मैक्सिमम कितना टाइम था लगा? लास्ट ईयर रमज़ान में मैंने अच्छा, लास्ट ईयर रमज़ान में, यानी पूरा एक साल अगर हम एक साल, तो इसमें 6 मंथ्स मुझे लग गए थे। अच्छा, तो ये अभी तक लाइक किसी भी ब्लाइंड पर्सन ने यूज़ की है या आपसे ये ख़रीदी गई है या मंगवाई गई है? बेसिकली सबसे पहले तो ये था कि ये एक मेरा FYP प्रोजेक्ट
तो ये प्रोटोटाइप था। तो अब जो है इससे, क्योंकि अब जैसे लोगों ने काफ़ी इसे वायरल किया और लोगों ने काफ़ी कांटेक्ट भी किया, तो इंशाल्लाह इसे मार्केट में भी उस लिहाज से लाया जाए। ठीक है, आई थिंक इसको अगर ठीक है। अच्छा, इस डिवाइस के हवाले से भी ज़रा बताएगा। एक तो चीज़ ये किस तरह से आवाज़ है, और मैं चाहूँगी कि हम लाइव भी इसको हम करें कि लाइक अगर मैं आंखें बंद करके कहीं खड़ी हूँ, मेरे सामने कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो क्या आवाज़ सुनने के लिए मिलती है। अब इसमें बेसिकली ये है कि ये डिवाइस जब ब्लाइंड पर्सन पहनेगा तो उसके सामने कोई भी ऑब्स्टिकल है, ये बेसिकली AI बेस्ड है। अच्छा, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। तो इसके सामने कोई भी ऑब्स्टिकल आता है, अब इसमें मैंने इंड्यूस कराएं, मतलब मॉडल्स इसमें इंड्यूस कराने पड़ते हैं कि आपकी जो कस्टमर की डिमांड है वो क्या है, कस्टमर की डिमांड के मुताबिक उसको जो अगर वो घर पे रहता है तो घर में क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसके मॉडल्स इसमें इंड्यूस कराए जाते हैं। सही है। तो मैंने इसमें इंड्यूस किए हैं वो मॉडल्स। तो अब वो जो मॉडल्स हैं वो उसके सामने कोई भी जैसे अब पर्सन है, कुछ भी, कोई भी बंदा आ गया, कोई दीवार आ गई, कोई पिलर आ गया, तो वो फौरन से आपको इंडिकेट कर देगा कि भाई यहाँ पे सामने। तो आई थिंक मैं टेस्ट कर लेती हूँ, मैं लगा दूँ, ठीक है। तो ये देखते हैं कि जनाब ये काम किस तरह से करती है, और ये मुझे इसको गले में हैंग करना है। अच्छा जी, चलें। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है फैसल, आई थिंक हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इस तरह जो हमारे नौजवान नस्ल काम करती है और इतना ज़बरदस्त काम करती है। आई थिंक मैंने इससे पहले कभी ऐसा काम हो चुका है दुनिया में? इससे पहले इस पे मतलब वर्किंग हुई है, मतलब शूज़ बनाए गए और अच्छा। इस तरह के, लेकिन ये थोड़ा शूज़ का भी हमने जिक्र किया था। ठीक है, अब ये मैंने लगा लिया। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद जैसे आप मेरे सामने आए, अच्छा, मैं वॉक करूं आंखें बंद करके? जी, ठीक है। अच्छा, वो डिटेक्ट करेगा कि आपके सामने ऑब्जेक्ट क्या है और वो आपको आवाज़ आएगी इसकी, तो वो ऑब्जेक्ट क्या है। ओके, चले, ओके। अच्छा, मैं एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, आगे सोफा भी है तो देखिए। ठीक है। ये अब ये कैमरा ऊपर है ना बेसिकली। अच्छा, सोफे की मुझे आवाज़ यही, मैं और चलती हूँ। ठीक, आप किसी आदमी के सामने आ जाएं। अब मेरे सामने, हाँ, ये देखें आप। आपको क्या आवाज़ आई? मुझे दी पर्सन की आवाज़ है, ये लाइक मेरे आगे अगर कोई शख्सियत है तो वो दी पर्सन की आवाज़ दे रहा है कि आगे कोई इंसान है। इसी तरह आई थिंक अगर कोई पिलर होगा मेरे आगे या कोई सोफा होगा या कुछ भी ऐसी चीज़ होगी तो वो उसके बारे में मुझे बताएगा कि लाइक आपके आगे ये चीज़ अच्छा है। ये कितने डिस्टेंस पे डिटेक्ट करता है? मैंने इसकी टेस्टिंग की 4 फीट पे। 4 फीट पे ये डिटेक्ट करता है। अच्छा, जैसे अभी आपने एक जिक्र किया, मैं सोफे के आगे थी लेकिन मुझे आवाज़ नहीं, आपने कहा सोफा कैमरा नीचे है। ये भी एक थोड़ा सा सिस्टम प्लीज बताएगा। आप कैमरे को अपने कॉलर के साथ हैंग कर सकते हैं, जो ब्लाइंड पर्सन है उनकी आसानी के लिए पूछ रही हूँ, किस तरह से आप इसको अपने साथ लगा सकते हैं? बेसिकली ये तो पहले प्रोटोटाइप है ना, तो इसमें अगर जैसे आपको हर हर्डल्स को लेके जाना है तो फिर इसके लिए कुछ चीज़ें आई जा सकती है, जैसे शूज़ लाए जा सकते हैं। तो वो नीचे वाले हर्डल्स जो आ रहे हैं वो उससे डिटेक्ट करके ब्लाइंड पर्सन को बता सकता है। नीज के लिए कुछ अलग डिवाइस आ सकती है, बनाई जा सकती है। इसके बारे में मैंने सोचा है। और ये कैमरा, इसके सामने 2 कैमरे लगाए जैसे लेफ्ट राइट, और ये भी बता सकते हैं। बजाय इतनी सारे अलग करने के ये भी तो किया जा सकता है, ये जो आपका कैमरे की रेंज है या कैमरे का जो अपर्चर है वो इतना कर दिया जाए कि वो हेड टू टो ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट कर सके। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। उसके लिए कैमरा अगर अच्छा डाला जाए तो इसमें बिल्कुल वो वही बात है ना, जितना गुड़ हम डालेंगे उतना मीठा होगा। सही है। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं हमजा, लाइक मैंने अक्सर ये देखा है कि हम हमारी रोज़मर्रा की रूटीन में ब्लाइंड पर्सन्स को रोड क्रॉस करते हुए बड़ी मुश्किल होती है। वो इंतजार करते हैं कि कोई आए, उनका हाथ थामे और यू नो उनके लिए हमारे यहाँ गाड़ियाँ तो रुकती हैं। गाड़ियाँ रुकती नहीं है, वो तो सिग्नल बंद हो तब भी नहीं रुकती, सिग्नल हम तोड़ देते हैं। तो अब वो शख्सियत जो कि रोड क्रॉस करना चाह रहे हैं, उनके गले में अगर ये डिवाइस है तो किस तरह से उन्हें पता चलेगा, ये डिवाइस किस तरह से उन्हें बताएगी? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये डिवाइस उसने हैंग की हुई, ठीक है। तो जब उसे रोड क्रॉस करना है तो उसने जब ये डिवाइस पहनी होगी तो उसके सामने जो भी ऑब्स्टिकल आ रहा हो, अगर गाड़ी आती है उसके सामने तो वो उसे डिटेक्ट करके बता देगा कि ये कार या वैन कोई भी चीज़ होगी। तो ये सिर्फ कैमरे पे डिपेंडेंट है, मतलब कैमरे में जो चीज़, अब जैसे इन्होंने कहा कि ये 3D जो कैमरा होता है जो ऊपर नीचे और हेड टू टेल मतलब हर चीज़ मतलब ला सकते हैं, तो वो हम इसमें इंड्यूस करा सकते हैं कि वो कैमरा अगर यूज़ किया जाए तो वो आपको हर जगह की मतलब। अच्छा, इस पर अगर माइक्रोफोन लगा दी जाए तो ये मेरे ख्याल से साउंड को भी डिटेक्ट कर पाएगा? जी बिल्कुल। ओके, अब मुझे ये बताएं कि इसमें इसकी कॉस्ट आपको अभी इस प्रोटोटाइप की क्या आई है? इसमें जो कॉस्ट आई है वो 55,000 मुझे आई है।
ठीक है। और महक ये क्या हैंग करने में हैवी है? ये बिल्कुल हैवी नहीं है, बहुत लाइट वेट है, आप इजीली हैंग कर सकते हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया ना कि उसके हवाले से जितना अच्छा कैमरा होगा उतना अच्छा वो चीज़ों को कैप्चर करेगा, उतना अच्छा आपको जो है वो बता सकेगा कि आप क्या ये बताएं कि आपने एक तो ये लगाया, एक तो आपने लगाया कैमरा जी। अच्छा, ये कैमरा है, इसके पीछे ये क्या चीज़ है? ये माइक्रो कंट्रोलर, ये माइक। अच्छा, ये इस तरह चार्ज होगा, यहाँ से चार्ज होगा कैसे? ये बैटरी है, ये बैटरी है, ठीक है। ये ब्लैक वाली बैटरी है, ये बैटरी चार्ज होगी, ठीक है। ये बैटरी, और ये कितनी देर में चार्ज हो जाती है? ये अप्रॉक्स 3 घंटे लग जाते हैं, 2 घंटे में भी चार्ज हो जाती है। और ये कितनी देर चलती है? 8 घंटे तक। 8 घंटे चलती है और 2 घंटे में ये चार्ज है। ये है जी कैमरा, अगर हमारे कैमरामैन जूम करके दिखाएं। और जनाब ये है इसकी बैटरी, और ये जो माइक्रोकंडक्टर है जी। और जो ब्लाइंड पर्सन्स हैं उन्हें बड़ी मुश्किल होती है, किसी भी जगह, इवन मॉल हो गया, बाजार हो गए, किसी रेस्टोरेंट में जो है वो जाते हुए, तो अब किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमजा ने बड़ा अच्छा काम किया है, बड़ी ज़बरदस्ती चीज़ बनाई है। हमजा को जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है, क्योंकि हमारे जो टैलेंटेड लोग हैं उनके अंदर टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन माजरत के साथ अप्रिसिएशन जो है वो बड़ी कम मिलती है। सो इसको कमर्शियल लेवल पे भी आप लेके जाना चाहेंगे? सही है। अब जैसे मुझे लोगों ने सपोर्ट किया, काफ़ी ब्लाइंड लोगों ने, तो पहले ये प्रोटोटाइप पे था, अब मुझे मतलब फील आ रही है कि क्यों ना इनके लिए एक ऐसी चीज़ बनाई जाए। अब मेरा एक वो आ गया, मोटिवेशन हो गई ना, मोटिवेशन है कि अब लाना है। तो हमजा इसकी क्या कॉस्ट आप रखेंगे? लाइक अगर मैंने लेनी है तो इसकी क्या कीमत होगी? बेसिकली इसके जो कंपोनेंट्स है वो अब्रॉड से आते हैं, तो वो डिपेंडिंग ऑन डॉलर जो रेट चल रहा होगा उसके। इसमें मजीद फिनेस, रेट तो नीचे नहीं आता, इसमें मजीद फिनेस, इसमें मजीद फिनिशिंग भी हो सकती है जी। इसमें मजीद चीज़ें भी हम मतलब इंड्यूस करा सकें, जैसे नेविगेशन सिस्टम इसमें आ सकता है। इसमें आप मतलब अब जैसे मैं हूँ और मेरा एक रिलेटिव है जो ब्लाइंड है, तो वो अगर बाहर जा रहा है तो इसके कैमरे में वो जहाँ जा रहा है वो लाइव जैसे CCTV कैमरा हम वो कर सकते हैं IoT के थ्रू। ठीक है, वो इसमें। अच्छा, ये आपका FYP जी, ये यूनिवर्सिटी में आपके स्टूडेंट्स, कलीग्स और आपके जो टीचर्स हैं उनका कैसे इस पे रिएक्शन आया है? उनका बहुत अच्छा रिएक्शन आया है। बेसिकली मैं हूँ बैरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस से, और मेरे सुपरवाइज़र सर फैसल ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया है। सर नजम जो HOD हमारे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। सर अतयाब ने काफ़ी सपोर्ट किया, तो उन्होंने काफ़ी इसे अप्रिशिएट किया। ये एक इनोवेटिव टाइप का आइडिया था, तो उन्होंने बुलाया भी है मुझे, मतलब कि इस पे मतलब अप्रिशिएशन के लिए जो है एक प्रोग्राम। और बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, तो हमजा अब नेक्स्ट आपका क्या प्लान है? माशाल्लाह आपने जो किया है ये तो बेहतरीन है, बट मैं चाहूंगी कि हमारे जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं, आपका फ्यूचर में क्या प्लान है? इसी पर मजीद काम करना है, ये इससे भी बेहतर मजीद चीज़ें बनानी है, नाबीना अफराद जो स्पेशल लोग हैं हमारे लिए, उनकी ज़िंदगी को मजीद आसान करना है? बिल्कुल, इसी को जिस तरह लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, तो मेरी जो पहली प्रायोरिटी है इसी में ही कुछ और चीज़ें इंड्यूस करना है। अच्छा, इंशाल्लाह इसमें जैसे आपको मैंने अभी बताया नेविगेशन सिस्टम मैंने डालना है, इसमें IoT का जो CCTV वाला सीन है वो डालना है, और काफ़ी मैंने इसमें चीज़ें और भी सोची हैं जो इसमें मैं कलर ब्राइटनेस लोगों के लिए। अब एक बात तो मुसल्लमा हकीकत है कि किसी भी मुल्क के लिए नौजवान एक बेहतरीन मुआशी पोटेंशियल की तौर पे देखे जाते हैं। डिजिटलाइजेशन के इस दौर में नई नस्ल के लिए अपने मोबाइल और लैपटॉप से डिजिटल रोज़गार का दरवाज़ा पूरी तरीके से खुल चुका है। अब अमेज़ॉन पर गुज़िश्ता साल होने वाला जो बिज़नेस है वो लगभग 400 अरब डॉलर्स था, और पाकिस्तान ने मैं गुज़िश्ता माली साल के लिए इस शोबे से पता है कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 2 अरब डॉलर्स कमाए, और इस साल का जो हदफ है वो 5 अरब डॉलर्स जो है वो मुकर्रर कर रखा है। देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आप सिर्फ कमाएं, और इसको कमाने के लिए आपको ज़रा सब्र तहम्मुल की भी ज़रूरत होती है। इस शोबे में मज़ीद क्या इम्कानात हैं, और बेरोज़गार नौजवान के लिए ये जो शोबा है कितनी बड़ी उम्मीद की किरण है, ये हम जानेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं हाफिज़ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो हमारी नौजवान नस्ल है ना, कहती है अमेज़ॉन बड़ा एक टाइम पे बड़ा चर्चा रहा जब पाकिस्तान इस लिस्ट में आ गया था। तब मुझे याद है कि हमने एक प्रोग्राम किया, उस वक्त लोगों को समझ नहीं आती थी कि आप अपने कारोबार को यहाँ पे रजिस्टर कैसे करवा सकते हैं। मुझ समेत बहुत सारे लोग चाहते थे कि आसान लफ्ज़ों में हमें समझाया जाए। मैं चाहूँगी कि हम 0 पॉइंट से शुरू करें। घर बैठा कोई भी एक शख्स अगर हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है, उसके लिए ये कितनी आसानी है कि उसने यहाँ पर कैसे जाना है, इस जगह पर कैसे अपना उसने कारोबार रजिस्टर करवाना है, कमाना कैसे, पहला स्टेप होता क्या बेसिकली? अच्छा, इसके अंदर जो मेन स्टेप है ना, जो मेन प्रोसेस है वो 2 हैं पैसे कमाने के।
एक है कि आप अमेज़ोन पे स्टोर बनाते हैं और सेल करते हैं, ठीक है। दूसरा है कि आप उन सेल करने वाले लोगों को सर्विसेज देते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान में हम जिस मॉडल की बात करते हैं जो ज़्यादा बेहतर मॉडल है वो है कि हमने सर्विसेज देनी है। अच्छा। क्योंकि अगर आप सेलिंग की तरफ जाते हैं तो वो इतना आसान मॉडल नहीं है। एक प्राइवेट लेबल, आप खुद एक अंदाज़ा लगाएं, आपने एक ब्रांड बनाना है, शुरू करना है, उसकी मार्केटिंग पे आप पैसा लगा रहे हैं, नो डाउट ये बहुत अच्छा मॉडल है, लेकिन ये हर पाकिस्तानी का नहीं है। पाकिस्तान में हम किसी को कहते हैं जी आप अमेज़ोन से पैसे कमाएं, वो कहता है भाई ये बताएं कि मेरे पास लगाने को कुछ नहीं, मुझे डायरेक्ट कमाने का तरीका बताएं। तो वो है फ्रीलांसिंग। हम लोग फिर उसी टॉपिक पे आ जाते हैं कि आप लोग सर्विसेज देते हैं उन लोगों को जो अमेज़ोन पे बेच रहे हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग सर्विसेज क्यों लेंगे, वो खुद क्यों नहीं काम करेंगे। पहली चीज़ ये कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके पास टाइम नहीं है। आप पाकिस्तान में भी देख लें, जो बड़ा बिजनेसमैन है वो टीम हायर करता है, टीम काम करती है, वो तो काम नहीं करता। दूसरा ये कि वो पाकिस्तान से क्यों हायर करेंगे, क्योंकि हमें गरीब मुल्क है। हम लोग देखते हैं कि $1 इतने रुपए बनते हैं, चीप लेबर है, चीप लेबर है। वो अगर यूएस से किसी को हायर करेगा $2000 महीने का देगा, यहाँ पे $400 देगा, और अब जो रेट जा रहा है बच्चा देखेगा 60,000 रुपीज बनते हैं, वो तो उसके लिए 2000 है। और घर बैठे यू नो, क्योंकि जब हम जॉब की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यार अच्छा सुबह उठना, दफ्तर जाना, वो 8 घंटे पूरा करना, इवन कभी कभी 12 घंटे भी हो जाता है, कभी इससे भी ज्यादा हो जाता है, और फिर आपको उतना पे भी नहीं किया जाता। तो ये घर बैठे एक बंदा कमा रहा है, घर बैठे कमा रहा है और आसानी से कमा सकता है, और कोई बेसिक हम ये नहीं कह सकते कि इसके लिए आईटी की फील्ड हो या ऐसा कुछ हो। और थोड़ी इररिलेवेंट बात है, लेकिन बड़े हाफिज भाई मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था, एक तो आपने नाम बड़ा अच्छा रखा है, ई-कॉमर्स, ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं जनाब अली के जो स्टार्टअप्स हैं किस तरीके से वो किए जाएं। फ़र्ज़ कीजिए आज एक बंदा बैठ रहा है, तो वो किस तरीके से शुरू करे, ट्रेनिंग कैसे ले, उस ट्रेनिंग में क्या कुछ होता है, वो कितने ड्यूरेशन की होती है? अच्छा, नॉर्मली अगर हम आज की डेट की बात करते हैं, कोई भी बंदा आज स्टार्ट करता है तो 3 महीने के अंदर वो काम सीख लेता है, ठीक है, जो बेसिक सीखने का प्रोसेस है। अब आगे उसकी अपनी प्रैक्टिस पे है और उसके अपने टाइम देने पे है। अब एक बंदा 3 महीने सीख के उसके बाद सारा दिन सोया रहे तो डॉलर्स नहीं आएंगे, ज़ाहिर है। अगर एक बंदा काम करेगा तो वो ऐसे भी लोग हैं जो भी ट्रेनिंग ले रहे होते हैं और उस दौरान उनको क्लाइंट मिल जाते हैं, ठीक है, और लेकिन ऐसे भी हैं जो ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं फिर भी नहीं कमा पा रहे। और अब आपने एक बात की कि जी या तो आप स्टोर करें या फिर आप सर्विसेज स्टोर करते हैं एक साइड पे, आ जाते हैं सर्विसेज पे। हमने इस पे तो बात कर ली कि हमारी सर्विसेज क्यों रिक्वायर्ड है। अब मैं चाह रहा हूँ ये बताइए सर्विसेज क्या रिक्वायर्ड है, वो क्या क्या सर्विसेज जो हम दे सकते हैं। अच्छा, इसमें सर्विसेज जो मेन है वो 3-4 चीज़ें हैं, और मज़े की चीज़ ये है इस फील्ड के अंदर कि अगर आपको सारा काम नहीं भी आता, आप एक एरिया से भी पैसे कमा लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले सर्विस है प्रोडक्ट हंटिंग, कि आपको क्या बेचना है अमेज़ोन पर, ये एक साइंस है। इसके लिए टूल्स हैं, इंटरनेशनल टूल्स हैं, मर्चेंट वर्ड, हीलियम 10, जंगल स्काउट, हम लोग वो यूज़ करते हैं, और वहाँ से डिटेल्स फैच करके हम लोग प्रोडक्ट फाइनलाइज करते हैं। सही है। दूसरा प्रोसेस आ जाता है प्रोडक्ट सोर्सिंग, कि आप प्रोडक्ट हंट कर लिया आपने अली बाबा के थ्रू इसको चीपेस्ट प्राइस पे सोर्स किस तरीके से करना है। फिर हम आ जाते हैं इसको जब लॉन्च करते हैं तो स्पॉन्सर ऐड फेसबुक पे अब सब लोग देखते हैं, PPC हम इसको बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, पेपर क्लिक, अमेज़ॉन की है पेपर क्लिक। फिर एक आ जाते हैं इसमें लिस्टिंग क्रिएशन या कंटेंट राइटिंग, ठीक है, आपने जो प्रोडक्ट लिस्ट करनी है उसके साथ ऐसा क्या लिखना है कि आने वाला बायर वो कीवर्ड टाइप करे तो 1000 लोग बेच रहे हैं, आपसे क्यों खरीदेगा, आपकी इमेजेस बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल कंटेंट अच्छा होना चाहिए। अब इसमें एक तो वो बंदा है जो $400 ले रहा है और पूरी सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। एक ऐसा भी है कि आपका क्लाइंट आएगा, वो कहेगा जी मेरे पास सब कुछ है, मुझे बस आप इसका कंटेंट लिख के दे दें। तो जिन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स या इंग्लिश बेहतर है वो कंटेंट राइटिंग स्किल अच्छी है। अच्छा, अब राइटिंग स्किल इसके साथ लिंक नहीं कर रही है, ऐसा नहीं कि ये अमेज़ॉन VA का काम नहीं है कंटेंट लिखना, ये प्रोफेशनल कंटेंट राइटर का काम है। बच्चे परेशान हो जाते हैं जी मेरी तो इंग्लिश अच्छी नहीं, मैं कैसे करूँगा, तो ये आपका काम ही नहीं है। अच्छा। ये तो जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसके लिए ये एक्स्ट्रा है, वो इससे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकता है। अदरवाइज उसका काम है प्रोफेशनल कंटेंट राइटर से अच्छा कंटेंट लिखवा के दे देना। तो ये 3-4 बेसिक चीज़ें हैं, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सिर्फ अमेज़ॉन के हवाले से हम बात करें या ये वो देखते हैं, जैसे दराज के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ये हम वहाँ पर भी काम देखेंगे या सिर्फ अमेज़ॉन? नहीं, आप कहीं पे भी कर सकते हैं। इसकी मैं सादा सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको ड्राइविंग करनी आती है और आपको मोटरवे के रूल्स का पता है तो आप लाहौर भी चले जाएंगे, फैसलाबाद भी, गुजरांवाला भी, आप कहीं भी जाना हो आप जा सकते हैं। तो इसी तरह जो सिर्फ रास्ता थोड़ा अलग है, प्रोसेस सेम है। अगर हम eBay की बात करें, eBay एक प्लेटफॉर्म है बड़ा, अगर आपको प्रोडक्ट हंट और सोर्स करनी आती है तो आप eBay पे भी बेच सकते हैं। सही है। अगर हम Etsy की बात करें, Etsy एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है पाकिस्तान के लिए स्पेशली। उसकी रीज़न ये है कि उस पर हैंडमेड चीज़ें बिकती हैं। हाँ, और हमारे मुल्क में हैंडमेड चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, बिल्कुल। हैंडीक्राफ्ट यहाँ पे बहुत सस्ते बेचने आपने डॉलर्स में है तो उसमें भी एक अच्छी इनकम जनरेट हो जाती है।
अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे मैं आपको ज्वाइन करना चाह रही हूँ, या मुझ जैसे बहुत सारी खवातीन घर बैठ के आपको ज्वाइन करना चाह रही है, फैसल भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग, तो वो किस तरह से आपसे रब्ता कर सकते हैं, किस तरह से हाफिज साहब को ज्वाइन कर सकते हैं, सीख कैसे सकते हैं? अच्छा, उसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है, फेसबुक पेज है हमारा हाफिज अहमद के नाम से मेरा, और एक अलग हमारा ग्रुप है फेसबुक पे, वो ज्वाइन करना सबके लिए ज़रूरी है जिसने ट्रेनिंग लेनी है या नहीं लेनी, ई-कॉम रेट्स बाय हाफिज अहमद। ठीक है। उस ग्रुप का बेनिफिट ये है कि उसमें आप कोई भी काम कर रहे हैं ना ऑनलाइन रिलेटेड, आपको कहीं प्रॉब्लम आया आप पोस्ट करें तो आपको उसका आंसर मिलता है। सारे लोग उसी फील्ड के बैठे हुए हैं, आप दराज पे बेच रहे हैं, कहीं बेच रहे हैं, आप कह रहे हैं मेरी प्रोडक्ट रैंक नहीं हो रही, मुझे ऑर्डर्स नहीं आ रहे, कोई भी मसला आपको आ रहा है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, हम लोग उसमें गाइड। तो जनाब ई-कॉमरेड्स बाय हाफिज अहमद, ग्रुप बाय हाफिज अहमद ज्वाइन कर लिया, और ये मैंने आपको रिक्वेस्ट चलेगी ज्वाइन कर लिया। अच्छा, कुछ आप मुझे अपने उसके हवाले से भी बता रहे थे कि आप ट्रेनिंग जो देते हैं ख़ास तौर पे ऐसे लोगों को जो नीडी हैं उनके लिए क्या प्रोसेस होता है ये बताइएगा, एंड देन जो आपको अवार्ड मिला गवर्नर पंजाब की तरफ से उसकी भी स्टोरी बताएं। अच्छा, ट्रेनिंग्स के हवाले से ये है कि जो डिसेबल लोग हैं या सिंगल मदर्स हैं या जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, और बस एक छोटा सा प्रोसेस है, उसे देख लेते हैं और बैठ करके हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स देते हैं। ज़बरदस्त। ज़ाहिर एक प्रोसेस है, हमने फीस भी किसी से चार्ज करनी है, लेकिन दूसरी तरफ हम लोग फ्री में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम। सॉरी, मैं आपको बात करती हूँ, फीस कितनी चार्ज होती है, कितनी फीस होती है? $200-300 होती है टोटल 3 महीने की, यानी 30-40 से 50,000 रुपये डिफरेंट कोर्सेज की। तो ये तो 1 महीने की इनकम होती है जब आप काम करने। और फिर ये है कि अच्छा, कुछ बच्चे ये भी कहते हैं जी हम इतने लगाएंगे हम कमाने लग जाएंगे, तो मैं उनसे एक सवाल करता हूँ कि आप 4 साल यूनिवर्सिटी में लाखों रुपए पे करते हैं, उनसे आपने पूछते कि मैं पहले मैंने जॉब मिलेगी। बाप जो ये जो बच्चे लगाते हैं ना, तो अम्मा कहती है ये तुम्हें मैं दे तो रही हूँ, जब कमाने लगोगे तो वापस कर देना, तो वो बेचारे इसीलिए पूछते हैं। नहीं, हम ठीक है एजुकेशन की तरफ भी जाना चाहिए, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमारी जिस तरह बड़ी बड़ी फैमिलीज होती हैं, हमें उन लोग सपोर्ट हेल्प करने के लिए डिग्री का वेट नहीं करना चाहिए, पहले से इनकम बनानी चाहिए। दूसरा, आपने अवार्ड का पूछा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उसमें और भी काफ़ी लोग थे नॉमिनेटेड, तो मुझे फाइनलाइज़ किया गया उसमें, इसी हवाले से कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे लोगों को फ्रीलांसिंग पे लगाया, पाकिस्तान में डॉलर्स हम लोग लेके आए, अमेज़ॉन को पाकिस्तान लाने में हमने काफ़ी किरदार अदा किया, कोशिश करते रहे, तो इसी बेस पे उन लोगों ने हमें अवार्ड दिया। अच्छा, मज़ीद आगे फ्यूचर में हम क्या देखें कि आपके क्या प्लान्स हैं, स्पेशली इस चीज़ को इन्हांस करने के लिए आपने क्या सोचा है, या हमारे मुस्तकबिल यानी हमारे बच्चों के लिए क्या सोचा हुआ है आप लोगों ने? बच्चों के लिए यही सोचा है कि हर बच्चा जो है वो फ्रीलांसिंग की तरफ आए, और मैं ये नहीं कह रहा यहाँ प्रोग्राम में बैठ कर सारे अमेज़ॉन सीखें, मैं कहता हूँ आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लें, आप SEO सीख लें, आप कोई ऐसा काम सीख लें जिसके लिए आपको घर से बाहर ना जाना पड़े। अच्छा, यानी जो सर्विस आप ऑनलाइन बेच सकें, आप वेब डेवलपर हैं, आप किसी का यूट्यूब हैंडल कर रहे हैं, आप किसी का फेसबुक पेज हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मुल्क को ज़रूरत है डॉलर्स की, और डॉलर्स तभी आएंगे जब आप फ्रीलांसिंग करेंगे। पाकिस्तान में जॉब करके आपको डॉलर्स नहीं मिलते, यहाँ पे तो रुपीज़ मिलेंगे, वो भी रेट अब 200 पे पहुँच गया, और डॉलर तो वैसे ही इतना ऊपर चला गया ना कि जो आपको मिलता है ना, यानी जो पाकिस्तानी करेंसी में आपको आपकी पेमेंट या आपकी तनख्वाह मिलती है, उसमें वो डॉलर खरीदना बड़ा मुश्किल होता है। बेहद शुक्रिया, वो हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। दोस्तों, अगर आप डॉलर कमाएं तो उसके लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। हाफिज साहब का पेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे मजीद बातें करेंगे। स्टे विद अस। हम सबको पता है कि मुल्क में तालीम की कमी है, हमारा लिटरेसी रेट जो है वो कहाँ पे है, वी ऑल नो। ऐसे में बड़ा मामला स्कूल से बाहर बच्चों का है, यानी जो बच्चे स्कूल की उम्र में स्कूल नहीं जा पाते, वजह फीस नहीं दे पाना, कम उम्र में घर को संभालना, जो बच्चे माली मुश्किलात की वजह से स्कूल नहीं जा सकते, उनको स्कूल की तरफ लाना एक बड़ा ज़बरदस्त काम है, जो एक बड़ी यूनिक सी तंजीम है वो कर रही है। अब बेहतरीन तरीके से ये काम किया जा रहा है, तो इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ को फाउंडर एहसान लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसान साहब, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, आप तशरीफ़ लाए हैं। पहले तो इस यूनिक सी जो आपकी तंजीम है, इसका नाम क्या है, ज़रा ये बताइए। वालेकुम अस्सलाम, आई एम अब्दुर्रहमान लोधी और मैं को फाउंडर हूँ EOTO फाउंडेशन का। ठीक है। EOTO ईच वन टीच वन फाउंडेशन, जिसके नाम से ये जाहिर हो रहा है कि मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। अगर एक इंडिविजुअल जो कि पढ़ा लिखा इंडिविजुअल है
अगर वो उन आउट ऑफ स्कूल बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देगा, यानी किसी भी सतह पे अपने घर में, अपने गली कूचे में अगर वो पढ़ाना शुरू कर देगा, तो पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे जितने स्कूलों से बाहर है, हम उनको स्कूलों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी ये तंजीम काम किस तरह से कर रही है? बेसिकली इसका आगाज़ हुआ था बैक इन 2014। अच्छा। ये उन दिनों की बात है जब खान साहब जो है वो धरने दिया करते थे, 2014 की बात है, और हम लोग टेलीविज़न पे और धरनों पे जाके उनकी स्पीच सुना करते थे, और वो अपनी स्पीचेस में, अपने धरने पे एक टैग लाइन बोला करते थे कि पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। हाँ। अब ये जो लाइन है ये हमें बहुत पिंच करती थी। मेरा दोस्त मनान लियाकत जो कि इस कॉज का जो है फाउंडर है, उसने मेरे साथ ये आइडिया शेयर किया कि क्यों ना हम इस कॉज पे काम करना शुरू करें, और जितने भी आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं एक ऐसा इनिशिएटिव लेते हैं कि जिससे हम लोग एक ऐसा मैसेज कन्वे कर सकेंगे कि जिससे हम लोग जितने भी पाकिस्तान में आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनके लिए हम लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अच्छा। तो बैक इन 2014 इस आइडिया पे काम शुरू हुआ, और 2015 में हमने पहला स्कूल जो है गुजरात के ही पसमानदा सा एक गाँव है, वहाँ पर हम लोगों ने स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो स्कूल जो है करंटली अभी वहाँ पे 100+ बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल करें, फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन हासिल करें, उस गांव के जितने भी डिजर्विंग बच्चे हैं वो तालीम हासिल करें। ये हमारा पहला स्कूल था। अच्छा। जो कि बुट्टर गांव में था। सही है। इसके बाद हम आए स्ट्रीट चिल्ड्रन की तरफ। उसकी स्टोरी कुछ इस तरह थी कि हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे गुजरात में, हमने रोड साइड पे कूड़ा करकट उठाते हुए एक बच्चे को देखा जो कि कचरे के ढेर में एक अखबार का उसने पीस लिया हुआ था और वो पढ़ना शुरू कर रहा था। उस बच्चे से हमारी मुलाकात हुई, और वहाँ पे हमें आइडिया हुआ कि कितने ऐसे बच्चे हैं कि जो कि तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। देन हम लोगों ने एक गुजरात के ही जो कि ज़हूर लाइफ स्टेडियम है उसकी पार्किंग में हम लोगों ने एक स्कूल स्टार्ट किया जो कि स्ट्रीट स्कूल के नाम से हम लोगों ने उसका नाम रखा था, जो कि वहाँ पे उस एरिया के जितने भी गुजरात के अराउंड के जितने एरिया के जो कचरा उठाने वाले, कूड़ा उठाने वाले, भीख मांगने वाले बच्चे, जो कि आपको जगह जगह जो है वो इवन सड़कों पे डिफरेंट चीज़ें बेचते हुए दिखाई देते हैं, उन बच्चों को हम लोगों ने वहाँ पे अपने जो स्कूल है, जो स्ट्रीट स्कूल है, वहाँ पे हम लोग उन बच्चों को लेके आए, और उन बच्चों को हम लोगों ने फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन जो है वो हमने देना शुरू कर दी। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि अब्दुर्रहमान इस वक्त कितने ऐसे स्ट्रीट चिल्ड्रंस हैं जिनका आपके पास एडमिशन हुआ है या आप लोगों की तंजीम उन्हें तालीम दे रही है? क्योंकि नाम इतना ज़बरदस्त है, काम इतना ज़बरदस्त है, तो यकीनन मेरा अंदाज़ा ये है कि तादाद तो रोज़ ब रोज़ बढ़ती होगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जो हमारा स्ट्रीट स्कूल था, जो पहला स्ट्रीट स्कूल था जो कि 2017 में जिसका आगाज़ हुआ था, उसको हमने लास्ट ईयर जो है वो कन्वर्ट कर दिया था कंटेनर स्कूल के अंदर। अच्छा। पहले हमारे पास जो तादाद थी वो अराउंड 70-80 की तादाद थी उस स्कूल के अंदर, जो कि सबसे पहले पार्किंग लॉट में था, एंड देन हमने उसको कन्वर्ट कर दिया कंटेनर के अंदर। पाकिस्तान का फर्स्ट एवर स्ट्रीट कंटेनर स्कूल हम लोगों ने उसको शेप अप किया, और करंटली वहाँ पे 150 के अराउंड जो है वो बच्चे तालीम हासिल कर रहे। वही बच्चे जो कि सुबह के टाइम डिफरेंट आपको जगह जगह कूड़ा उठाते हुए, कचरा उठाते हुए, भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं, शाम को वो बच्चे हमारे पास आते हैं और अपनी तालीम जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, इसमें सबसे एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम लोग इन बच्चों को ग्रूम इनफ करके हम इनको प्राइवेट स्कूल्स में प्रमोट करते हैं, क्योंकि बहुत सारा ऐसा टैलेंट है जो कि हमारी सड़कों पे इसी तरह ही वेस्ट हो रहा है। हमने इस पूरे कॉज को जो हमने इस तरह हमने शेप अप किया कि जो बच्चा इतना ग्रूम इनफ हो जाएगा 6-8 महीने 10 महीने की एफर्ट्स के बाद, हम उसको आगे प्राइवेट स्कूल में प्रमोट करते हैं। उसका जितना भी खर्चा होता है वो हम लोग अपने एक्सपेंसेस से हम लोग बेयर करते हैं। ये हमारा कंटेनर स्कूल है गुजरात का। इसके अलावा जो हमारा तीसरा जो स्कूल है वो इस्लामाबाद में मौजूद है, रावल टाउन में। उसके एक पब्लिक पार्क में हम लोग बैठ के उन डिजर्विंग बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ पे भी वही बच्चे जो कि आपको जगह जगह सड़कों पे फिरते हुए दिखाई देते हैं, कचरा उठाने वाले, इवन रेडी लगाने वाले बच्चे जो है वो वहाँ पे आके तालीम हासिल करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान लोधी, एक बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और वो ऐसा काम है कि जो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। कभी भी लोग कहते हैं ना कि तालीम के साथ इशू क्या है, वो तालीम के साथ सबसे जो पायनियर इशू है वो ये है कि जो स्कूल गोइंग एज के बच्चे हैं
वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, पहला। और दूसरा जो रिटेंशन है उनकी, वो बड़ा मसला है। तो अब्दुर्रहमान लोधी और इन जैसे लोग, इन्होंने बीड़ा उठाया है कि अगर इनकी ज़िंदगियाँ अच्छी हो गई हैं तो क्यों ना अब दूसरों की ज़िंदगियाँ भी बेहतर बनाई और ये कार्य खैर है, बड़ा अच्छा काम है। चलें जी, आज के प्रोग्राम सब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।